Welcome friends, in this video I shall be teaching you about elasticity of supply. वेल जब आप पिछला टॉपिक लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते थे तो वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट था। दैट मीन्स हम वहाँ पे सिर्फ ये देख रहे होते थे कि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ अ क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट और कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ रही है या प्राइस कम होने पर सप्लाई कम हो रही है। इंस्टेड वी विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कितने परसेंट प्राइस में चेंज आने पर कितने परसेंट सप्लाई में चेंज आ रहा है। इसको डिफाइन करने के लिए मैंने आपके साथ 3 डेफिनेशंस शेयर की हैं। आप कोई भी आपके पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट, elasticity of supply of a commodity measures changes in the quantity supplied as a result of change in the price। कि प्राइस चेंज होने पे कितना चेंज आता है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड। Price elasticity of supply of a commodity quantifies the responsiveness of quantity supplied to change in its price। प्राइस चेंज होने पर कैसा रिस्पॉन्स देती है सप्लाई, उसकी क्वांटिटी क्या रहती है। दैट अगेन कैन बी यूज्ड एज ES, elasticity of supply definition। Third, price elasticity of supply is the measurement of a percentage change in quantity supplied in response to a percentage change in price। Symbolically, it is equal to percentage change in quantity supplied upon percentage change in price। तीनों में से कोई भी definition you can use। ये है आपका वो परसेंटेज मेथड ES का जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया। इट स्टैंड्स फॉर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड स्टैंड्स फॉर डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस स्टैंड्स फॉर डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं सर ये आप क्या इसको और बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा। मुझे बताइए, अगर प्राइस 10 था और 10 से 12 रुपीज़ हो गया, प्राइस 10 था 10 से 12 रुपीज़ हो गया, तो कितने परसेंट फ़र्क आया प्राइस में। तो सभी लोग बोलेंगे 20%। तो ये आप 20 कैसे निकालोगे। चेंज इन प्राइस 10 से 12 टू ओरिजिनल प्राइस 10 इंटू 100, तो 20 तो आया बच्चों। सो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, सपोज 100 क्वांटिटी थी और वो बढ़कर 130 हो गई है, तो मुझे बताओ कितने परसेंट बढ़ी है। सर 30%। तो निकाला कैसे होगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आप इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। इसको फर्दर अगर हम और शॉर्ट एंड करें तो ES हो जाता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q। आइए कुछ क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं। When price of a commodity is 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P is 4 और क्वांटिटी जो है वो है 8। उसके बाद कहता है प्राइस राइज हो गया, P1 कह देता हूँ 5, और आपकी जो क्वांटिटी है इसको मैं Q1 कह देता हूँ, हो गई 10। तो अब आपसे कहा जाता है कि ES निकालो। देखिए मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी बताया था कि अगर नंबर्स ही मेंशन है तो फिर ये नीचे वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन है तो फिर ऊपर वाला लगाइए। जैसे यहाँ पे नंबर्स ही मेंशन है तो ES का फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q। सो व्हाट इज डेल्टा Q, न्यू माइनस ओल्ड 2, डेल्टा P न्यू माइनस ओल्ड, दिस विल बी 4 अपॉन 8। बोले यहाँ तक बात क्या, डेल्टा Q डेल्टा P, ओरिजिनल प्राइस P, ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो 8 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ मेरे बच्चों तो आंसर क्या आता है 1। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। ED के अंदर एक एलिमेंट नेगेटिव हो जाता था कि प्राइस कम होता था तो डिमांड बढ़ती थी, या प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम होती थी। इन शॉर्ट, वन इज नॉट सपोज टू यूज अ नेगेटिव साइन इन दिस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चैप्टर। एक और क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 50 टू 48, तो सीधा यूज कर लेता हूँ 50 टू 48। सप्लाई ऑल्सो फॉल्स 400 टू 200। डोंट यू थिंक डेल्टा Q इज 200, राइट। डेल्टा Q इज 200 एंड डेल्टा P इज 2। अब कई बच्चे कहेंगे सर न्यू था, न्यू माइनस ओल्ड 200 माइनस 400 तो माइनस 200 होता, 48 टू 50 तो माइनस 2 होता। तो आपके सवाल में ही जवाब है, दोनों माइनस है इसलिए कट गए ना, तो ये तो पॉजिटिव ही ना। इनटू ओरिजिनल प्राइस 50, ओरिजिनल क्वांटिटी 400, लुक्स फाइन। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस गेट्स कैंसल्ड। अब ये आया 10
एंड आपके पास अब जो वैल्यू आएगी वो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आती हुई दिख रही है वो है क्वाइट अ लॉट ऑफ इलास्टिसिटी। सो दिस कम्स अप एज 12.5। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब कहते हैं ए सेल्स 80 यूनिट्स व्हेन प्राइस इज 4। ये मैं लिख देता हूँ, P इज़ 4 एंड Q इज़ 80। कहते हैं हाउ मच क्वांटिटी विल द सेलर सप्लाई व्हेन द प्राइस राइजेस टू 5। सो P1 5 हो गया, दिस Q1 वी नीड टू नो, और ES जो है वो है 2। नो प्रॉब्लम्स। आप पहले ES का फॉर्मूला याद करिए, क्या था सर? ES स्टैंड्स फॉर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q। बिल्कुल यही था। ES कितना दिया हुआ है सर? 2। अगेन ED में क्या होता था, मैं आपको बोलता था नेगेटिव लेके सॉल्व कर लो। यहाँ कुछ है ही नहीं नेगेटिव लेने का, कोई तरीका मतलब रीज़न ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। डेल्टा Q वेल आई एम नॉट अवेयर, ये तो निकालना पड़ेगा। डेल्टा P 1, दिस इज़ 4, दिस इज़ 80। यहाँ तक क्लियर बच्चों? ये सॉल्व किया, ये हो गया 20। सो डेल्टा Q आ गया 40। अब अगर आपको Q1 निकालना है तो वो होता है Q प्लस डेल्टा Q। Q कितना है? 80, डेल्टा Q 40, योर आंसर 120। नाउ वन कैन वेरीफाई एज वेल। आप बताइए, आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है 80 से 120 बड़ी है? हाँ जी बड़ी है। आप बताइए सप्लाई कब बढ़ती है? जब प्राइस, सर जब प्राइस बढ़ता है। तो आप देखिए प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी। वन कैन वेरीफाई। आगे बढ़ते। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज 2.5, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 2.5। एट अ प्राइस ऑफ 5 क्वांटिटी सप्लाइड इज 300, कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड एट 4। तो अब आपको नहीं लगता जो आपका फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम चलें, डेल्टा Q, वेल डेल्टा Q तो अभी हमें नहीं पता। व्हाट अबाउट डेल्टा P? ध्यान से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो ये 5 से कितना हो गया है? 4। आप देख लीजिए ना, प्राइस कितना हो गया है? 4। तो अगर मैं इसको -1 लिख दूँ, अब देखिए ध्यान लगाइएगा, ओरिजिनल प्राइस 5, ओरिजिनल सप्लाई 300, 60, 120, डेल्टा Q 150, दैट्स माइनस। अब आप Q1 निकाल लो, विच इज़ Q प्लस डेल्टा Q। यहाँ हो जाएगा 300 प्लस माइनस 150, दैट शेल बी 150। तो आप आसानी से न्यू माइनस ओल्ड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे माइनस क्यों लिया है? क्योंकि आपको ऑब्वियसली या तो आप माइनस साइन ना लेके लॉ ऑफ सप्लाई का सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए कि प्राइस गिर रहा है, सप्लाई गिर रही है। बट मैथमेटिकली आप क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड हमेशा ही करोगे, तो न्यू माइनस ओल्ड यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे लेके इसको सीधा सॉल्व कर लिया। तो अगर आप ये कहते हो कि सर आपने तो कहा था पॉजिटिव साइन लेते हैं, बिल्कुल मैं अभी भी कह रहा हूँ पॉजिटिव साइन लेते हैं जब आप नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जब नॉर्मल ES निकालने को बोला है, आप देखो पॉजिटिव से ही आ रही है। जब मिसिंग फिगर होगा तो ऑब्वियसली एक तो पता ही नहीं ना हमको, तो वो कटेगा नहीं ना माइनस माइनस साइन। भाई मुझे पता है सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस गिरा है, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता ना सप्लाई कितनी गिरी है, तो मैं वो माइनस साइन कैसे ले सकता हूँ? लेकिन अगर आप वैसे कहते हो कि इम्प्लाइड मान लेते हैं जी प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूँ। आप यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन लोगे, ठीक है ये कट जाएगा, डेल्टा Q 150 आ जाएगा। लेकिन फिर इस फॉर्मूले को आप एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते ना। भाई आप ये बताओ, आप खुद कह रहे हो ना प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी, तो यहाँ तो फिर अगर आप इसको पॉजिटिव लेके चलोगे तो वो ऐड हो जाएगा। सो दैट्स माई पॉइंट कि अगर तो नॉर्मल ES निकाल रहे हो तो पॉजिटिव साइन के साथ ही वो सॉल्व होगा। मिसिंग फिगर निकाल रहे हो तो जो भी आपको न्यू माइनस ओल्ड करना है हमेशा वैसे सॉल्व कर लीजिए। कुछ बुक्स, कुछ टीचर आपको कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन बिल्कुल ऑल टुगेदर इसमें भी मत लो, तो उस केस में आप मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा माइनस डेल्टा Q अगर लिखते हो। लेकिन फिर Q1 को ऐसे मत लिखना, लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो करवा देना। प्राइस गिर रहा है तो ऐसे लिख देना Q माइनस डेल्टा Q, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो एज इट इज लिख देना कि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी, इसलिए Q प्लस डेल्टा Q। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ सेलर सप्लाइज 100 यूनिट्स एट ₹5 व्हेन प्राइस इंक्रीजेस बाय 10% ही सप्लाइज 10 यूनिट्स मोर। तब दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला, आप बताइए प्राइस कितना है 5, क्वांटिटी सप्लाइड 100, फिर कहते हैं प्राइस इंक्रीजेस बाय 10%, तो 5.50 हो गया और वो 10 यूनिट्स मोर कर रहा है यानी 110। तो एक तरीका तो है ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q, और दूसरा तरीका पता है क्या है? ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सीधा ही दिया हुआ है। सो आंसर आ जाएगा 1।
यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 1। लेकिन मैंने आपको ईडी के दौरान भी बोला था, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन है, जैसे इस क्वेश्चन में है 10%, मेरे हिसाब से ये आसान रहता है परसेंटेज वाला यूज़ करना, क्योंकि एक चीज़ तो गिवन ही है ना, दूसरे निकाल के सॉल्व कर लो। इवन इफ़ यू वांट कि नहीं सर मुझे तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, आपकी मर्जी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व ईएस न्यूमेरिकल्स गाइस। सो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वेल मेरे बच्चों, आपको दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करना होगा, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। जस्ट लाइक ईडी, इलास्टिक तब होता है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इनइलास्टिक तब होगा व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। साधारण भाषा में प्राइस चेंज होने पर अगर सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आए तो इलास्टिक, अगर प्राइस चेंज होने से सप्लाई में ज़्यादा चेंज नहीं आए तो इनइलास्टिक। पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। Well, perishable goods like vegetable, fruits which are difficult to store have relatively less elasticity, यानी वो inelastic होते हैं, क्योंकि आप अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करके उनको स्टोर करने की कोशिश करोगे खराब हो जाएंगे। On the other hand, durable goods like furniture have elastic supply, that is they are elastic as they can be stored and their supply can be changed easily according to change in price. Technique of production. Goods having simple techniques have elastic supply whereas goods having complex technique have inelastic supply. मैं इसका रीज़न बताता हूँ. This I'm not saying this is the only reason but this could be a reason. एक बात बताइए, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको मशीन आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। यस, मशीन आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे तो लेबर आपको ज़्यादा चाहिए होगा जो ऑपरेट करेगा उसको। तो अगर आसान प्रोडक्शन टेक्निक है तो आप एक रीजनेबल लेबर से भी काम करवा सकते हो, जिसको हु इज़ सेमी स्किल्ड। लेकिन अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है तो उसके लिए आपको एक बहुत ही हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होगा, और वो तो स्केर्स होते हैं, आपको पता है, तो आसानी से मिलेंगे नहीं वो। इसलिए आप सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे अगर बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो। टाइम पीरियड ये ईडी में भी था, मगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है यहाँ पर, वहाँ पे सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग था, यहाँ पे वेरी शॉर्ट पीरियड भी है। सो इफ़ देर इज़ अ मार्केट पीरियड दैट इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड तो सप्लाई इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि ये अजम्पशन है कि वेरी शॉर्ट पीरियड में यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई एट ऑल। इन द शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज इनइलास्टिक, अ फर्म कैन चेंज सप्लाई बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर। रिमेंबर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन ओनली लेबर कैन बी चेंज्ड। In the long run, supply is elastic as all factors are variable. Natural constraint. Well, the production of a commodity which is influenced by natural factor has inelastic supply. For example, if we want to produce more teak wood, it depends on natural factors. Thus, we will not be able to increase the supply quickly. So, natural constraint है, कोई नेचुरल चीज़ है तो आप उसकी सप्लाई एकदम खुद से नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज वो नेचर पे डिपेंड करती है और दैट विल टेक टाइम। Nature of inputs. If the production function uses those factors of production, that is inputs which are commonly available, तो आराम से आप supply change कर सकते हो, इसलिए elastic. But if the inputs are specialized which are not used commonly, then supply will be inelastic. अब एक एग्जांपल लेते हैं, रॉयल एनफील्ड की एक बाइक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, और एक बाइक है हार्ले डेविडसन की। आप बताइए किसके पार्ट्स आसानी से अवेलेबल होंगे? सर रॉयल एनफील्ड, क्योंकि इंडिया में ही ज़्यादा फंक्शनिंग है और मैन्युफैक्चरिंग सारी ही बाइक्स की यहीं पर है। लेकिन हार्ले डेविडसन को एक आध बाइक छोड़ दो, वो तो खैर अब वो भी उन्होंने बंद कर दी, सारी तो बाहर से ही आती है, तो उनके पार्ट्स बाहर से आएंगे। तो डोंट यू थिंक हम रिलेट कर सकते हैं कि जो उनके इनपुट्स होंगे वो स्पेशलाइज इनपुट्स हैं, ऑर्डर पे मंगवाने पड़ेंगे, तो सप्लाई इनइलास्टिक होगी, एकदम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते आप। लेकिन रॉयल एनफील्ड अब आराम से कॉमनली अवेलेबल है उसके पार्ट्स, तो ऐसी चीज़ की सप्लाई इलास्टिक होगी। Production capacity. If sufficient production capacity exists, there will be elastic supply. If limited production capacity exists, there will be now the supply will be inelastic. Simple है। इनइलास्टिक मतलब क्या, ज़्यादा चेंज ना कर सको सप्लाई को। तो अगर आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू चेंज सप्लाई मच, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट योर सप्लाई शैल बी इनइलास्टिक। स्टेट ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न। वेल मेरे बच्चों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने आपको बताया था फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अब फेज़ 3 में तो कोई जाता ही नहीं क्योंकि एमपी नेगेटिव हो जाती है। सो लेट्स फोकस ऑन फेज़ 1 एंड फेज़ 2। आप बताइए, फेज़ 1 में इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं? यस। इंक्रीजिंग रिटर्न पॉजिटिव साउंड कर रहा है? यस। कॉस्ट का बढ़ना पॉजिटिव होता है या घटना? घटना। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद फॉल इन मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, सेकेंड फेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एमपी गिर रहा होता है? यस सर।
डिमिनिशिंग रिटर्न कैसा साउंड कर रहा है सर? नेगेटिव। तो कॉस्ट का बढ़ना नेगेटिव है या कॉस्ट का घटना? सर बढ़ना। तो डिमिनिशिंग रिटर्न जिसमें एमपी गिर रहा होता है विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद राइज इन एमसी। आपको क्या कहना क्या चाहते हो बताता हूँ। इफ देर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स दैट इज एमपी इज फॉलिंग बट एमसी इज राइजिंग, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। क्यों? अरे एमपी घट रहा है तेरा, कॉस्ट तेरी बढ़ रही है, तो तू क्यों ज़्यादा सप्लाई बढ़ाएगा भाई? और इफ देर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स दैट इज एमपी इज राइजिंग बट एमसी इज फॉलिंग, सप्लाई विल बी इलास्टिक। तेरा एमपी बढ़ रहा है, तेरी कॉस्ट गिरती जा रही है, तो बढ़ा जा ना, सप्लाई बढ़ाता जा, तेरा तो फायदा है। कॉस्ट घटेगी तेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। सो दैट इज हाउ these are some of the factors which can influence your elasticity of supply. Types of elasticities. पहला है बच्चों perfectly inelastic, ED की तरह ही है. When quantity supplied remains unaffected due to change in price, here the supply curve will be vertical parallel to y-axis. For example, supply of commodity in market period, जिसे मैंने बताया था अभी आपको, उसमें सप्लाई चेंज नहीं होती. और हिस्टोरिकल गुड्स, अब सपोज आपके ग्रैंड फादर की कोई तलवार है आपके पास पड़ी हुई है पुरानी, तो उसकी सप्लाई तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी ना. अगर आप बेचने गए, एक ने बोला 1 लाख रुपए, एक ने बोला 2 लाख रुपए, एक ने बोला 10 लाख रुपए, प्राइस बढ़ रहा है, बट यू कांट इंक्रीज सप्लाई ऑफ दैट गुड, सो दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, perfectly elastic. Well, in this case, any amount of good can be supplied at the same price, that is elasticity is infinite, and a negligible change in price brings infinite change in quantity supplied. यानी बहुत ही कम सा चेंज है प्राइस में, लेकिन सप्लाई कैसे कितने भी लेवल पे चेंज हो रही है. Here the supply curve is a horizontal line that is parallel to x-axis, और ये होता है perfect competition में, जो आप मार्केट फॉर्म्स में देखेंगे. Unit elastic. Well, when the percentage change in quantity supplied is exactly equal to percentage change in price, here the supply curve is a straight line from the origin and sloping upwards. For example, 10% increase in price is equal to 10% increase in quantity supplied. Basically, when percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price. More than unit elastic supply. Well, when percentage change in quantity supplied is more than percentage change in price, for example, price increases by 50%, quantity supplied increases by 100%. आप देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाइड की परसेंटेज ज़्यादा है रादर देन जो प्राइस का परसेंटेज चेंज है. Less than unit elastic. When percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price, for example, price rises by 100% and quantity supplied rises by 50%. अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये शॉर्टकट आपके बड़े काम का होगा. मैं आपको एक ही पैनल पर 5 टाइप की ES दिखाता हूँ. देखिए, ये है वर्टिकल, याद करिए वर्टिकल कौन सी थी? ES 0, परफेक्टली इनइलास्टिक. ये है हॉरिजॉन्टल, याद करिए हॉरिजॉन्टल कौन सी थी? परफेक्टली इलास्टिक, ES इनफाइनाइट. अब ज़रा देखना कमाल, देखो बच्चों, ये है ग्रेटर देन 1, ये है इज इक्वल टू 1, ये है लेस देन 1. जिसका मुंह एक्स एक्सिस की तरफ है दैट्स लेस देन 1, वाई एक्सिस की तरफ है ग्रेटर देन 1, ओरिजिन की तरफ है इज इक्वल टू 1. बच्चा कहता है कैसे? अभी दिखाता हूँ. देखिए, ये लेस देन 1 था, आप देखो इसको एक्सटेंड करोगे तो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा. ये मोर देन 1 था, आप देख लो एक्सटेंड करोगे तो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा. इज इक्वल टू 1 ओरिजिन, एंड दैट्स प्रिसाइजली what we have shown. So इससे आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के जो टाइप्स हैं वो दिखेंगे कैसे. सो आई होप दिस वीडियो शिल हेल्प यू. बाकी कोई भी डाउट्स है तो आप लाइव क्लास में मेरे साथ आपके डाउट्स दूर कर सकते हैं.